हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी महा सीरीज में, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को 2023-24 के एग्जाम के लिए बड़ी अच्छे से तैयार करने के लिए आपको एक पूरी तरह निर्देशित किया जा रहा है, मार्गदर्शन किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत हम बेसिक करंट जो भी चाहिए एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम स्टेट पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम को पास होने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें करवा रहे हैं एकदम फ्री। बस आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि आप अच्छे से चीज़ें देखें, उनको फॉलो करें, एग्जाम क्वालिफाई करें। तो इसी में हम दोस्तों पूरी अगर आप देखेंगे तो इसमें हम हर चीज़ आपको हर वीडियो में बताते भी हैं कि इसमें आपका बेसिक है वो उसको हम तैयार करवा रहे हैं। इसके अलावा बेसिक में हम बहुत फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। आपके आप देखो कैसे चीज़ें डेवलप हुई, कैसे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, उनको आपको पूरी तरह जोड़कर हम बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें करंट अफेयर में हम विजन की मंथली मैगजीन है उसका फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो हो रहा है। आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन डाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर राइटिंग के कुछ मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करवाए जाए ताकि आप उनको देखकर भी कर सकते हैं। और इसमें डेली आंसर राइटिंग के लिए हमारा एक आंसर राइटिंग ग्रुप है, उसमें आप कॉपी शेयर करें और वहाँ आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी। मोस्टली आपकी फाइनल कॉपी जो चेक होगी वीकेंड के टाइम पे होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम वीकेंड के टाइम पे होता है। तो मतलब वीकेंड में है कि डेफिनेटली हो जाएगी, उससे पहले भी हम कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड में श्योर है कि उसको आप चेक करके दे देंगे। इसमें दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत या बेसिक आपके जो सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही, सॉरी इकोनॉमी और पॉलिटी बहुत आगे चल रही है। अच्छे से आपको बता रहे हैं, नोट्स शेयर कर रहे हैं उसके आपके साथ, पीडीएफ के नोट्स भी कुछ शेयर किए हैं जो आपकी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। विजन की करंट मैगजीन के अंतर्गत हम बात करें, अब हमारे जून की मैगजीन को पढ़ रहे हैं दोस्तों, जून 2022। और दोस्तों विजन की मैगजीन को हम केवल विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, हम उसको उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि अगर वो टॉपिक कहीं भी आए, स्टेट पीसीएस यूपीएससी कहीं पर भी आए, दोबारा आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए हमारा टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो आज हमारा विजन की मंथली मैगजीन के अगर पार्ट 2 के अंदर बात करें, पॉलिटी को पढ़ रहे थे। और पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों, वो है जनहित याचिका। ये आपके GS2 का सिलेबस भी है। GS2 के सिलेबस में आप पढ़ोगे तो जनहित याचिका आपका एक टॉपिक भी है। तो आज हम इस जनहित याचिका को जानेंगे कि ये जनहित याचिका क्या है, इसका महत्व है, इसको समझेंगे, और न्यायपालिका है उसका क्या रोल होता है इसमें, तो उसको भी इसमें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनहित याचिका होती क्या है, फिर इसके करंट के मुद्दे को इनको देखेंगे। दोस्तों इसका बैकग्राउंड सुन लो। सबसे पहले नॉर्मली केस, जब अभी तक जो केस होते थे उसमें ये था, एक होता था वादी और एक होता था प्रतिवादी। वादी जिसके विरुद्ध केस है, प्रतिवादी जो डिफेंड कर रहे हैं। वादी और प्रतिवादी दोनों के बीच में ही क्या होता था, केस होता था, कोई और तीसरा व्यक्ति, यानी कि जो एक तो जिस जिस जिसके ऊपर केस किया गया है और एक जिसने केस किया, दो ही व्यक्ति इसमें क्या है कि मामले में आएंगे। और जिसने केस किया उसकी ओर से कौन होगा, एडवोकेट, वकील, वकील जाएंगे। अब हुआ क्या था कि आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका इस प्रोसीजर के आधार पर जब काम कर रही थी कि या तो जो पीड़ित है वो इसमें केस में शामिल होगा, जो पीड़ित है वो अपनी ओर से केस खुद लड़ेगा, कोई तीसरा व्यक्ति उससे केस नहीं लड़ सकता। तो आपको पता है कि दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी क्षमता है, यानी कि होता था कि जो दोषी है, मतलब जो केस करना चाहता है खुद ही, अगर किसी को कोई न्याय चाहिए तो खुद को ही जाना पड़ा था। अब आप बताओ सुप्रीम कोर्ट में एक तो व्यक्ति है, उसकी कोई भी उसका केस लड़ेगा तो वकील लड़ेगा, खुद केस नहीं लड़ सकता। दूसरा, उसको खुद को अपना पक्ष रखने के लिए वकील करना पड़ेगा, वकील ही उसका केस लड़ सकता है। अब ये बात, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, समाज का वंचित वर्ग है, या समाज का कुछ ऐसा वर्ग है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कानून के बारे में जानता नहीं, तो फिर उसका केस कौन लड़े, जबकि हमारी न्यायपालिका में प्रोविजन था ही नहीं कि उसको कोई और व्यक्ति केस लड़ सके। जो पीड़ित है वो या जिसने पीड़ित किया है वो, दो ही केस लड़ सकते हैं, जो दोषी है और जो पीड़ित है, वही केस की प्रक्रिया में भाग हो सकते हैं, उन्हीं को वादी प्रतिवादी बोल देते हैं। यही सिस्टम चलता था। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम से कई चीजें दिक्कत आ रही थी। पहली दिक्कत ये आ रही थी कि भाई इससे हम कभी भी मान लें, जैसे न्यायपालिका को काम दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों की सुरक्षा करेगी, फंडामेंटल का अधिकार की सुरक्षा करेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की गरीब गरीब व्यक्ति है और यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो गया, तो क्या गरीब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा? कभी भी गरीब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक प्रणाली है वो पहले इतनी ज्यादा महंगी और कॉस्टली थी, गरीब व्यक्ति केस लड़ ही नहीं सकता।
तो इसलिए जब आपने जिस चीज़ के लिए अधिकार बनाए थे, जिस चीज़ के लिए न्यायपालिका को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस चीज़ के लिए न्यायपालिका अधिकारी अधिकारों का संरक्षण कर रही थी, वो तो वास्तव में हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर क्या फ़ायदा आपकी आर्टिकल 32 का, क्या फ़ायदा आपकी न्यायपालिका का जो गरीबों के लिए न्याय दे ही नहीं पा रही थी, क्योंकि गरीब व्यक्ति, समाज का वंचित वर्ग और समाज का पीड़ित व्यक्ति केस लड़ने में सक्षम था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका यहाँ काम कर रही थी, वो न्यायपालिका केवल काम क्या करती थी कि भाई जो पीड़ित है और जो दोषी है वही वही मुख्य रूप से प्रोसीजर में भाग ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 1976 में अगर मैं बात करूं तो न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस बाद में प्रस्तुत किया कि केस गैर पंजीकृत कामगार, यानी कि इसमें हुआ था क्या कि जो मजदूर है, ये समाज मजदूर थे, वो मजदूर क्या है कि उनकी इतनी क्षमता नहीं थी वो खुद जाकर के केस लड़ाए, वो खुद जाकर के केस लड़ाए, इतना उनकी क्षमता नहीं थी। इसलिए न्यायपालिका एक नया सिस्टम लेके आई और न्यायपालिका से इसी नए सिस्टम को बोला गया था PIL। PIL का तात्पर्य है दोस्तों, अब समझो कि PIL का तात्पर्य है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए या समानता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई या व्यापक लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए मुख्य रूप से PIL का प्रयोग किया जाता है। और PIL का मतलब है कि इसमें दोषी या पीड़ित ही नहीं बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति भी, तीसरा पक्ष भी केस लड़ सकता है। यानी कि PIL का मतलब है कोई तीसरा व्यक्ति भी उस मामले से पीड़ित के पक्ष में केस लड़ सकता है। और इसमें हो रहा था कि जो कामगार है उनके लिए, कामगारों की सुरक्षा के लिए NGO के द्वारा जो केस लड़ा गया, अब NGO क्या तीसरा व्यक्ति हो गया, अब तीसरा पक्ष कोई भी हो सकता है, चाहे तो वो, ध्यान रखना इसमें तीसरा पक्ष कौन हो सकता है, इसमें तीसरा पक्ष कोई NGO हो सकता है, इसमें तीसरा पक्ष कोई समाज कार्यकर्ता हो सकता है, इसमें तीसरा पक्ष की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें तीसरा पक्ष स्वयं न्यायपालिका भी हो सकता है। न्यायपालिका ने बोला, पहले न्यायपालिका क्या था कि मैं किसी डिसीजन को तभी डिसीजन करूंगा, मैं किसी न्यायालय के मामले की तभी सुनवाई करूंगा तब मुझे कोई उसके पक्ष, जब कोई मेरे यहाँ केस लेके आए। अब न्यायपालिका ने बोला कि कोई जरूर नहीं कि मेरे यहाँ केस लेके आए, अगर मुझे किसी व्यक्ति के अधिकारों की वंचना की, उनके अधिकारों का अगर उल्लंघन होते दिख रहा है तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर के भी उस मामले की सुनवाई कर सकता हूँ। यही है PIL। PIL का मतलब है कि लोक महत्व के मुद्दे, समानता के अधिकारों का संरक्षण या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई तीसरा पक्ष न्यायपालिका के समक्ष पेटिशन डालता है, लिटिगेशन डालता है, वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। तीसरा पक्ष, अब तीसरा पक्ष इसमें न्यायपालिका हो सकती है, तीसरा पक्ष इसमें NGO हो सकता है, समाज सोसाइटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत की थी, सबसे महत्वपूर्ण जो ये मामला जाता है वो हमारे पूर्व न्यायाधीश PN भगवती को जाता है, जिसने सबसे पहले PIL की शुरुआत की। और इसलिए न्यायाधीश भगवती को भारत का फादर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कहानी ये थी दोस्तों कि हमारे जो चीफ जस्टिस है जो PN भगवती, ये एक बार रात के टाइम पर ये निकल रहे थे, रोड से निकल रहे थे, उसी टाइम पर इसने देखा कि रोड के किनारे कुछ लोग सो रहे थे और जो लोग सो रहे थे उन पे क्या है कि एक गाड़ी चढ़ गई, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत हो गई तो जो व्यक्ति वहां सड़क पे सो रहे थे बेचारे बेघर टाइप के थे, जो काम कर रहे थे, उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो केस कर सके न्यायपालिका। इसलिए PN भगवती एक ऐसा प्रोविजन लेके आए कि कोई तीसरा व्यक्ति भी इनके पक्ष में केस कर सकता है। PN भगवती के द्वारा, खुद के द्वारा केस है वो फाइल किया गया था और उनके पक्ष में फिर न्यायपालिका ने डिसीजन देते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की। यही है PIL। तो PIL मुख्य रूप से जनहित के, व्यक्ति के अधिकार, उनकी समानता और लोक महत्व के मुद्दों के लिए एक पेटिशन है जो तीसरे पक्ष के द्वारा उठाई जाती है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आपको बेसिक सी मैंने चीज बताई। अगर आपसे कोई पूछे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तीसरा पक्ष है वो मुख्य रूप से मामले की कार्रवाई तैयार करता है और केस को लड़ता है। और तीसरा पक्ष कोई NGO हो सकता है, तीसरा पक्ष कोई स्वयं न्यायपालिका हो सकती है, तीसरा पक्ष यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र संज्ञान भी ले सकती है। इसमें हुआ क्या था कि न्यायपालिका की जो भूमिका है वो ज्यादा सक्रिय हो गई दोस्तों। अभी तक जो न्यायपालिका इंतजार में बैठी रहती थी कि कोई केस लेके आएगा, वकील आएगा, वो वकील आकर के केस लड़ेगा किसी पक्ष का, तब जाकर के हम सुनेंगे, तब उसमें डिसीजन देंगे। अब न्यायपालिका ने बोला कि जिस दिन हमें लगा कि किसी के अधिकार को उल्लंघन होना है उसी दिन हम अपने आप उस केस की कार्रवाई शुरू करेंगे और जजमेंट दे देंगे।
और न्यायपालिका के द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर बहुत सारे जजमेंट दिए गए थे। जितने भी डिसीजन आए हैं, आपको बहुत फेमस डिसीजन हम बताएंगे, वो सब न्यायपालिका की PIL के द्वारा ही आए, ठीक है ना। और अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसने न्यायपालिका को ज़्यादा सक्रिय कर दिया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये थी। अब इसको बात करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का महत्व क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी महत्व है कि ये मानव अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। मानव अधिकार की सुरक्षा, हमारे फंडामेंटल अधिकार की सुरक्षा, कि अगर किसी व्यक्ति की अधिकारों की सुरक्षा होती है तो व्यक्ति सक्षम नहीं है तो तीसरा पक्ष उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए केस लड़ सकता है, रिट जारी करवा सकता है। दूसरा, न्यायपालिका की सक्रियता के लिए, इसमें न्यायपालिका ज्यादा सक्रिय हो जाती है और वह फिर संविधान की सर्वोच्चता, सीमित सरकार, यानी कि सरकार को सीमित बनाए रखेगी या सरकार ऐसा कोई काम करेगी जो संविधान के विरुद्ध में, उसको रोक देगी, सीमित सरकार। और तीसरा काम क्या कर सकती है, अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों न्याय की निःशुल्क पहुंच, लोगों के लिए न्याय की निःशुल्क पहुंच हो जाती है कि जो व्यक्ति खुद योग्य और सक्षम नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति या स्वयं न्यायपालिका उसका केस लड़ सकती है, तो न्याय की निःशुल्क पहुंच हो जाएगी। और ये निःशुल्क न्यायिक सुविधा दोस्तों हमारे आर्टिकल की बात करूं मैं तो आर्टिकल 39A में लिखा गया है कि जब भी न्यायपालिका, अगर निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को बिना धर्म, लिंग, जाति के आधार पर, गरीबी के आधार पर भेदभाव किए बिना उसको निःशुल्क न्याय प्रोवाइड करवाए, यानी कि हर व्यक्ति को न्याय प्रोवाइड, हर व्यक्ति को न्याय मिले, यही तो न्यायपालिका का काम है। आप अधिकार बना दिए, आपने सुरक्षा बना दी, लेकिन न्याय देने वाला जो सिस्टम है वहां तक पहुंच को इजी किसके माध्यम से बनाया गया, वो PIL के माध्यम से ही बनवाया गया। इसलिए दोस्तों मानव अधिकार की सुरक्षा, न्यायपालिका की सक्रियता, न्याय की निःशुल्क वो करने के लिए, और एक चीज और इसमें हम कह सकते हैं कि अधिकारों का विस्तार, न्यायपालिका ने PIL के माध्यम से आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत सारे जजमेंट दिए और बहुत सारे अधिकार उनको जोड़ा गया था, जिसमें चाहे पर्यावरण, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार हो, चाहे खाने का अधिकार हो, निजता का अधिकार, बहुत सारी चीजें हैं जिसको न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के PIL के माध्यम से ही लिया गया था। तो ये था PIL का महत्व, मैंने आपको बता दिया। PIL का विकास अगर मैं बता दूं तो PIL के विकास की पृष्ठभूमि मैंने बताई दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला। देखो सबसे पहले 1976 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसके अंदर बोला कि अगर गैर पंजीकृत कामकाज, यानी कि देखो जैसे केस था ये कि जो कामगार सभा है वही वो पीड़ित थे उसके लोग, तो जरूर नहीं कि कामगार सभा ही केस लड़े, कोई अन्य व्यक्ति भी उनका केस लड़ सकता है। ये बात 1976 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। 1919 में 1979 में PIL, पहली PIL हुसैन नारा खातून, आपने सुना होगा, बिहार राज्य में केस दर्ज किया गया और इसमें जेलों में विचाराधीन कैदियों के लिए जो खराब परिस्थिति थी, अब दोस्तों जेलों में जो कैदी होते हैं उनका कोई खुद का आदमी कई बार नहीं पहुंच पाता, वो तो केस करेगा नहीं, अब उन जेल के कैदी हो, समाज के पीड़ित वर्ग हो, इनका केस कौन लड़ेगा। तो पहले जो प्रोविजन था वो ये था कि या तो पीड़ित या दोषी, तो पीड़ित तो बेचारे की क्षमता थी नहीं को केस लड़ने आए, तो ऐसी स्थिति में इनके अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा। तो न्यायपालिका अब क्या करते हैं कि इनके कोई भी NGO है वो इनका केस लड़ करके न्यायपालिका के समक्ष आ सकता है और इसके सुधार के न्यायपालिका डिसीजन देगी। 1981 में SP गुप्ता बाद में पहली बार PN भगवती द्वारा स्पष्ट रूप से PIL की व्याख्या कर दी कि कोई तीसरा व्यक्ति है वो भी इनके केस को लड़ सकता है, तीसरा पक्ष भी इनके केस को लड़ सकता है, और जो वादी प्रतिवादी सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केस लड़ सकता है, इसके लिए उसको PIL डालनी पड़ेगी। तो यहीं से है, इसने कहीं कहीं जनहित याचिकाओं को भी, जनहित याचिकाएं हैं उससे न्यायालय को द्वारा जनता को दी गई शक्ति थी, कोई और व्यक्ति भी इनका वो काम कर सकता है। दोस्तों इसके बारे में करें, अगर PIL की बात करें तो सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानूनी मामलों में दायर की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, PIL की अगर बात करें जिन मामलों के ऊपर विचार किया जाता है, जैसे अगर किसी कोई बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण का मामला है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है, विरासत और संस्कृति का किसी प्रकार से संरक्षण रखना है, तो दोस्तों इनमें कौन आएगा, PIL। जैसे अगर ताजमहल की मैं बात करूँ, अगर ताजमहल अगर काला पड़ता जा रहा है तो ताजमहल शाहजहां तो है नहीं को केस लड़ने आए, तो इसकी सुरक्षा के लिए कौन केस लड़ेगा, कोई NGO।
तो पहले यह था कि एनजीओ केस नहीं लड़ पाएगा क्योंकि वो वादी प्रतिवादी में से कोई सा पक्ष का नहीं है। तो इसलिए अब यह था कि नहीं, अब कोई तीसरा व्यक्ति भी इसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए केस लड़ सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लेकर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत सारे केस लड़े गए और न्यायपालिका पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय हो गई थी। ये सारा काम किसका है? पीआईएल का। ठीक है। और पीआईएल के अंतर्गत आप जान सके ये सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को लेकर के, किसी थर्ड पार्टी के केस को लेकर के पीआईएल दायर कर सकते हैं और मामले का निपटान कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि देखो, जब आप पीआईएल जारी कर रहे हैं तो उसकी कुछ कंडीशन, पहली कि भारत का कोई भी नागरिक, ये आवश्यक नहीं कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित हो, ध्यान रखना, वो स्वयं पीड़ित हो जरूर नहीं, तीसरा व्यक्ति भी उसका क्या कर सकता है? केस करता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, कोई भी संगठन, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, पीआईएल की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इसमें जब लिटिगेशन जारी की जाएगी, जब आप लिटिगेशन लगाते हो, केस की याचिकाएं लगाते हो, तो वो याचिका में आपका व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि आप कई बार आप पीआईएल लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा फेमस होने के लिए लगा रहे हो। तो हाल फिलहाल जो न्यायपालिका का ये हाईलाइटेड रहा है मुद्दा, उसका मेन कारण है कि पीआईएल का मिसयूज किया जा रहा है। तो इसमें यह शर्त है कि आप पीआईएल तभी लगा सकते हैं जब वो पब्लिक हित के लिए। और दूसरा, अगर कोई मामला अगर पब्लिक हित के लिए है तो न्यायपालिका स्वयं भी उस मामले की सुनवाई कर सकती है और न्यायपालिका स्वयं वकीलों की नियुक्ति करती है। उनके वकील आएंगे, केस लड़ेंगे, न्यायपालिका जिसमें डिसीजन दे देगी। आपने सुना होगा बहुत सारे जो केस है उसमें न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लिया था, चाहे वो राजनीति में, अगर आपने सुना होगा राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के लिए न्यायपालिका ने पीयूसीएल, एक मतलब एनजीओ है, वो खुद उसने पीआईएल डाल करके इस पर डिसीजन दिया था। और इसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पीयूसीएल बाद में कि कोई व्यक्ति जिसको अगर 2 साल तक अपराध की सजा मिल चुकी है तो वो अयोग्य हो जाएगा चुनाव लड़ने के। तो इस प्रकार बहुत सारे सुधार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किए थे। अब पीआईएल के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये पीआईएल का मामला हाल फिलहाल हाईलाइटेड क्यों रहा। तो हाल फिलहाल हाईलाइटेड होने का मेन कारण है कि दोस्तों पीआईएल का मिसयूज किया जा रहा है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अब बेकाम के मुद्दों पर भी पीआईएल लगाई जा रही है। कोई व्यक्ति है, कोई वकील है, उसको काम नहीं मिल रहा, वो पीआईएल लगा देगा किसी मुद्दे की। तो इससे दिक्कत क्या है कि पीआईएल का महत्वहीन होती जा रही है। न्यायपालिका के साथ इनकी नंबर ऑफ पीआईएल इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जो वास्तव में जो पीआईएल आनी चाहिए थी उसका महत्व कम होता जा रहा है। इसके लिए कई क्या कर रहे हैं कि कोई वकील है, कोई एनजीओ है, वो अपनी अपनी पॉपुलरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होगा तो हाईलाइटेड वो आदमी हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति लग्जरी लिटिगेशन का मतलब जो नाम कमाने के लिए लिटिगेशन लगाता है, उन पे जुर्माना लगाया जाएगा यदि उसमें कोई पब्लिक महत्व का मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे लगाते हैं जो पब्लिक महत्व का नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ केसेस में दिए गए कि कितना इसका मिसयूज किया गया, मैं बताता हूँ आपको। पीआईएल को लेकर के बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया, तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जग की और उसी पे बोला कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब इसके साथ साथ देख लेते हैं कि पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन, जो पीआईएल जब लगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण डिसीजन दिए थे, जिनमें एक था पहला केस एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद। ये दोस्तों किसी व्यक्ति ने नहीं लगा, बल्कि ये पीआईएल के थ्रू ही लगा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक संगठन आर्टिकल 226 और 32 के तहत उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी रिट का पूरा अधिकारी है। ठीक है ना? और रिट का पूरा अधिकारी है, इसका मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति खुद सक्षम नहीं है तो तीसरा व्यक्ति उसका केस लड़ सकता है। यहीं से पीआईएल की शुरुआत हुई और ये केस भी पीआईएल ही था। दूसरा का एमपी मेहता बना भारत संघवाद 1987 में गंगा नदी जब जल प्रदूषित हो चुकी थी तो उसको लेकर के भी क्या हुआ, केस लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता नदी तट का स्वामी नहीं है, फिर भी वो वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, क्योंकि वह निजी हित गंगा नदी के जल का उपयोग करने वाले लोगों की जीवन सुरक्षा। यानी कि ये एमसी मेहता ने केस लगाया, जबकि एमसी मेहता का इससे कोई संबंध नहीं था। एमसी मेहता ने इसलिए केस लगाया कि गंगा नदी के पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे इसके पूरे तटवर्ती एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी बीमारी हो रही है, उनकी खेती नष्ट हो रही है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए मैंने ये केस लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पर्यावरण प्रदूषण, गंगा जल प्रदूषण को संरक्षण को, गंगा जल प्रदूषण को सुधार करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए।
ये है पीआईएल, जिसमें तीसरा व्यक्ति आता है, केस लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है और उसके अधिकारी को शिक्षा हो जाती है। इसके अलावा विशाखा गाइडलाइन, जो विशाखा गाइडलाइन आई वो भी तो एक पीआईएल थी कि एक महिला के लैंगिक उत्पीड़न की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन की। तो विशाखा गाइडलाइन पीआईएल ही थी, उसमें विशाखा खुद केस लड़ने नहीं आई। वो तीसरा एनजीओ था महिलाओं को लेकर के, वो एनजीओ इस केस को लड़ा और उसने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की। मैंने बोला तीसरा पक्ष आएगा हमेशा। इसी प्रकार भारतीय बैंक संघ बॉम्बे या अन्य बनाम ये केस आया था 2004 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपने निजी हित में या व्यक्तिगत शिकायत के लिए न्यायालय का रूप किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला कि देखो, हम पीआईएल के माध्यम से आप केस तो कर सकते हैं, लेकिन हम जांच करेंगे कि इससे कहीं आपका प्राइवेट इंटरेस्ट तो नहीं जुड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए थे पीआईएल को लेकर के, और पीआईएल, ये तो पीआईएल पर डिसीजन दिए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के थ्रू इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए। पीआईएल के थ्रू जो पीआईएल लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए, जिसमें अगर मैं आपको कुछ फेमस डिसीजन दूँ तो PUCL बाद, जिसने राजनीतिक अपराधीकरण को रोका। लिली थॉमस बाद, आपने सुना होगा लिली थॉमस बाद, इसमें भी राजनीतिक अपराधीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिए गए थे। ये सब क्या है? पीआईएल रिट थी, पब्लिक इंटरेस्ट रिट थी, इसमें किसी ने केस नहीं किया, किसी तीसरी पार्टी ने इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए केस किया था। इसके अलावा आपने सुना होगा नवजोत सिंह जोहरबाद, ये आपने सुना होगा नवजोत सिंह जोहरबाद में समलैंगिकता को अनुमति दी और 370 को समाप्त किया। ये क्या है दोस्तों? ये सब पीआईएल है। कोई समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए नवजोत सिंह जोहरबाद आया, केस आया। तो ये मैं महत्वपूर्ण केस दे रहा हूँ, जिसमें न्यायपालिका ने तो दो चीज सुना। ये तो पीआईएल को बनाए रखने के लिए डिसीजन थे, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पीआईएल लगी उसके बाद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डिसीजन दिए। ये सारे इंपॉर्टेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आप डिसीजन देखोगे वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन पीआईएल के थ्रू ही थे, ठीक है ना। तो पीआईएल एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभर के आया, लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज्यादा। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज है कि दोस्तों कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। पीआईएल का दुरुपयोग इसलिए ज्यादा हो रहा है, जैसे अगर प्याज की कीमत बढ़ गई, पीआईएल लगा देगा कोई वकील जाकर के। अगर ट्रेन का किराया बढ़ गया, पीआईएल लगा देगा कोई वकील जाकर के। अरे भाई, ये तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और इकोनॉमी में मंदी और अप डाउन होते रहेंगे। आप ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए यदि पीआईएल लगाओगे, तो पीआईएल जो मुख्य उद्देश्य के लिए आई थी, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, वो अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इसमें कौन से अधिकारों की सुरक्षा हो रही है? अगर प्याज की कीमत बढ़ा दी तो कम खा लेना, अगर रेल का किराया बढ़ा दिया, और किराया आपको पता है रेल ज़्यादा इतना तेज गति से नहीं बढ़ाती, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जब ऐसी पीआईएल आती है तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करती है। तो एक तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है, इसको निजी हितों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ये किसके लिए होनी चाहिए दोस्तों? सार्वजनिक हितों के लिए। दूसरा, न्यायपालिका के समय की बर्बादी। जब आप अनुचित और निरर्थक जनहित याचिकाएं डालेंगे और इनकी संख्या बढ़ा देंगे, तो न्यायपालिका वास्तविक पीआईएल पर अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। और एक विकासात्मक गतिविधियों को ठप करने के लिए आप पीआईएल लगा देते हो। जैसे क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अगर बात करें कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर के लिए कुछ विकासात्मक गतिविधियां की जा रही थी उस जगन्नाथ मंदिर को लेकर, उसको लेकर के पीआईएल लगा दी। अरे भाई, वो मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के संरक्षण के लिए अगर कुछ काम किया जा रहा है तो बुरी बात थोड़ी ना है। तो इसमें कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट आ गया? तो इस प्रकार की जो इंटरेस्ट, अगर कोई मान लें थोड़ा सा कोई कंपनी इंडस्ट्री लगाने जा रही है, उसमें कोई पीआईएल लग जाएगी, तो विकासात्मक गतिविधियों को रोक देती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, डिसीजन पता नहीं कब आएगा, लेकिन एटलीस्ट मामला अटका तो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि क्या होता है कि पीआईएल के नाम पर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के मामले में हस्तक्षेप कर देती। वह क्या था? जैसे आपने सुना होगा एसटी प्रतिषेध अधिनियम है हमारा 1989 का, उसमें पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, खुद नहीं। जबकि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? विधायिका के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार पीआईएल के माध्यम से ज़्यादा सक्रिय होकर के दूसरे सरकार के जो दूसरे अंग हैं उनके कार्यों का मिसयूज कर देती है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, जबकि डीजीपी की नियुक्ति काम किसका है दोस्तों? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या हस्तक्षेप? ये सारे काम किसकी वजह से हुआ? पीआईएल की वजह से।
दूसरा, न्यायाधीशों को जब लगता है कि कुछ काम तो है नहीं, तो उस काम को खुद ही चालू कर देते हैं, क्योंकि श्वेत संज्ञान के माध्यम से। तो ये श्वेत संज्ञान स्वयं मोटो का जो प्रोविजन की शक्ति इस पीआईएल के माध्यम से मिली है न्यायपालिका इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी करती है दोस्तों, और इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच डिस्प्यूट पड़ जाए, क्योंकि न्यायपालिका का मुख्य काम यह था कि भाई आप लोगों के अधिकारों को सुरक्षा करें, लेकिन दूसरे जो अंग है लोकतंत्र के उनके अधिकारों को उल्लंघन नहीं करें। न्यायपालिका जबकि शक्ति पृथक्करण इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट का मिसयूज यदि खुद न्यायपालिका करे तो वो अच्छी बात होगी। तो ये समस्या आ रही है पीआईएल को लेकर के, ठीक है। अब पीआईएल की अगर बात करें तो पीआईएल का महत्व इसमें लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को अच्छे से क्रियान्वयन करना है तो पीआईएल चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति, समाज का वंचित वर्ग है, उसकी क्षमता नहीं है कि वो अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, ठीक है ना। और विधि का शासन स्थापित करना है तो पीआईएल जरूरी है, क्योंकि विधि का मतलब सभी के लिए समान विधि। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद अपने अधिकारों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो कोई तो लड़ेगा उसका केस, तो उसके लिए जरूरी है। यानी जो मैंने आपको बताया। दूसरा, पब्लिक अथॉरिटी की जवाबदेही बनाए रखने के लिए जब कोई तीसरा पक्ष, जैसे मान लें कि किसी समाज के वंचित वर्गों के लिए कोई योजना आई थी, वो लागू नहीं हुई, तो कोई तीसरा व्यक्ति जाकर केस कर देगा, उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देगा और लागू करेगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतंत्र बनाने के लिए पहले न्यायपालिका केवल अमीर वर्गों तक ही सीमित थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस केवल अमीर व्यक्ति ही लड़ सकते थे। लेकिन न्यायपालिका द्वारा पीआईएल के माध्यम से इसको ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लाया गया कि अब कोई गरीब व्यक्ति की अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका में पीआईएल डाल सकता है। पीआईएल के लिए उसको अलग से कोई वकील करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो चाहता है तो पीआईएल में वो खुद भी उसके माध्यम से, बिना किसी वकील के माध्यम से वो पीआईएल डाल सकता है, और सरकार फिर अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद वकील करेगा और वो केस लड़ेगा। ये सारी फैसिलिटी आई थी दोस्तों पीआईएल, ठीक है। तो पीआईएल का बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी। पीआईएल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर डिसीजन दिए गए। सबसे पहले वो बोला कि यह सुनिश्चित करना होगा कि सच में उस पीआईएल से कोई जन लाभ तो है, हानि तो नहीं है कहीं। दूसरा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पीआईएल के पीछे कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो नहीं है। जैसे कैसे? जैसे कोई कंपनी लगी हुई थी और यहीं पर मान लें कुछ जंगल थे, और ये एक्स नाम का जो आदमी है, इसका उद्देश्य था कि ये कंपनी इसके आसपास के एरिया पर लगनी चाहिए ताकि इसकी जमीन महंगी हो जाए। ऐसी स्थिति में जब ये कंपनी यहाँ पर लगी तो इस एक्स व्यक्ति ने पर्यावरण का मुद्दा लेकर के इसके विरुद्ध पीआईएल लगा दी। सुप्रीम कोर्ट मामला आया, सुप्रीम कोर्ट सच में देखेगा कि इसके पर्यावरण से नुकसान हो रहा है कि क्या, या इस व्यक्ति को कोई खुद फायदा नहीं हो रहा, तो उसके आधार पर फिर पीआईएल को डिसीजन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कोई भी पीआईएल आएगी सबसे पहले देखेंगे कि सच में वो पीआईएल लोक महत्व की है या नहीं। इसलिए दोस्तों जब आप पीआईएल डालते हैं उसके बाद एक बेंच बैठती है और डिसाइड करती है कि आपके इस मामले पे सुनवाई करनी है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा बोला कि व्यापक महत्व, बिना मतलब अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है तो उस पर तुरंत डिसीजन देना है, उसको पेंडिंग नहीं रखना है, और डिसीजन हमेशा सटीकता के साथ, अच्छी जांच के साथ होना चाहिए। और याचिका को स्वीकार करने से पहले ये देख लो कि जो याचिका डाल रहा है वो व्यक्ति कितना ट्रस्टेबल है, कोई फर्जी तो नहीं डाल रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पीआईएल को लेकर के डिसीजन दिए थे। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पीआईएल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट खुद उसको सही बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि पीआईएल से सुप्रीम कोर्ट को शक्ति तो मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ही समस्या बन चुका है। अब पीआईएल बहुत ज्यादा आ रही है, सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण विषयों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है इनकी वजह से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो व्यक्ति इसका मिसयूज करेगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। अब पीआईएल की बात करूं तो इसके सुझाव यही है कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश उनका अनुसरण होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने खुद बोला था, कौन से केस में, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड वर्सेस बलवंत सिंह चौपाल वादों, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जनहित याचिकाओं की शुद्धता और पवित्रता पर फोकस करना चाहिए। यदि जनहित याचिका इन दिशा निर्देशों को फॉलो कर रही है तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। दूसरा, सिद्धांतों का अनुपालन, सुप्रीम कोर्ट को शक्तियों के पृथक्करण है उनके सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए, और जो कोई कार्य है उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उसको डिसीजन देना चाहिए। इसके अलावा समय पर इनका निपटान करना चाहिए, जब तो फायदा है। आप पीआईएल तो लगा देंगे गरीब व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए, हम पीआईएल लगाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कभी डिसीजन ही ना मिले, क्या फायदा उस पीआईएल का। और जुर्माना, अगर कोई व्यक्ति इनका मिसयूज कर रहा है तो जुर्माने का हमें प्रोविजन करना चाहिए। और मुख्य रूप से दोस्तों क्या होता है पीआईएल में, बकाल आपको पता है एलएलबी एलएलएम बहुत लोग कर लेते हैं, अब उनको रोजगार तो मिलता नहीं है, खाली बैठे क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालते रहते हैं, अपना नाम कमाते रहते हैं, और एक बार पॉपुलर हो जाते हैं
तो फिर उनको अदर केस भी मिल जाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि अगर कोई अपनी पॉपुलरिटी के लिए PIL डालता है और वो PIL सुप्रीम इन विभिन्न प्रकार के जो कंडीशंस हैं इनको फुलफिल नहीं कर रही और उस व्यक्ति ने PIL लगाई तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, अर्थात PIL का मिसयूज करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। PIL क्या है, इसका महत्व क्या है, न्यायपालिका कैसे सक्रिय होती है, न्यायपालिका के द्वारा PIL को लेकर कौन कौन से डिसीजन दिए गए थे, PIL के लिए और PIL के आधार पर दो चीजें, एक तो कई डिसीजनों में सुप्रीम कोर्ट ने PIL का महत्व बताया और फिर PIL को लेकर के PIL में कई डिसीजन दिए थे, जिसमें PUCL केस हुआ, नवजोत सिंह जोहर वाद हुआ, बहुत सारे केस आप सर्च करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर जजमेंट आ रहे हैं वो सब PIL के आधार पर दिए। और आप समझते रेटी लगती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो सब PIL ही होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आजकल सुप्रीम कोर्ट PIL पे ही काम करते जाते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हेट स्पीच। उससे पहले हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन लिखाते हैं, तब आप लिखना। क्वेश्चन लिख लो, PIL क्या है और PIL पर न्यायपालिका की सक्रियता। इसको हम आपको यहाँ तो मैंने बता दिया, ये न्यायपालिका कार्यपालिका बहुत बड़ा डिस्प्यूट है PIL, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटी में, वहाँ पर आप इसको अच्छे से और समझ जाएंगे। तो वहीं का इसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसमें ये कि PIL क्या है और PIL पर न्यायपालिका की सक्रियता। न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संघर्ष का बन रही है। हाँ, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रही है, संघर्ष का कारण बन रही है, इसको समझाइए। क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड रहेगा, हो सकता है उसकी लैंग्वेज बदल जाए, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ेगा GS2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों हेट स्पीच। तो हेट स्पीच क्या है इसको देखेंगे और हेट स्पीच का मामला क्या चल रहा है इसको हम समझेंगे अच्छे से। हेट स्पीच क्या है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसको देखना है सबसे पहले कि करंट में क्यों रहा है। तो करंट में रहने का मतलब NCRB ने रिपोर्ट दी है कि पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के जो कानूनी मामले हैं, हेट स्पीच को लेकर के जो कानूनी मामले हैं उनकी संख्या बढ़ी है, 500% ग्रोथ हुई है हेट स्पीच को लेकर। हेट स्पीच के ऊपर विरुद्ध में कई बार लोगों पे केस लगाए, उसकी वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है, तो 500% वृद्धि हुई है, ये एक चीज ध्यान रखना। अब जानते हैं कि हेट स्पीच क्या है। तो दोस्तों जनरली हेट स्पीच कहीं डेफिनेशन में है नहीं। हेट स्पीच को न तो भारत में कहीं डिफाइन किया गया है, न ही किसी अंतरराष्ट्रीय कानून में इसको डिफाइन किया है कि हेट स्पीच का मतलब क्या है। लेकिन सामान्यतः हेट स्पीच का मतलब यह है कि आपकी अभिव्यक्ति जो किसी भी माध्यम में हो सकती है, उसके द्वारा किसी प्रकार के निंदापूर्वक, अपमानजनक और भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी अभिव्यक्ति को ही हम क्या बोलते हैं, हेट स्पीच बोलते हैं, जो सामान्यतः नस्ल, निर्जातीय पहचान, लिंग, धार्मिक विश्वास इन्हीं के पक्ष में, इनकी संकीर्णता के पक्ष में होती है। दोबारा बता रहा हूं परिभाषा लिखने से पहले, ये सामान्यतः वैसे डिफाइन तो नहीं है। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं हेट स्पीच क्या है, तो ये भारत में कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसी अभिव्यक्ति जो अपमानजनक, भयभीत करने वाली या घृणा का भाव पैदा कर देती है, जिसका माध्यम चित्र, कार्टून, मीम्स, हावभाव ऐसी चीजें होती है, जो धर्म, निर्जातीय, लिंग, धार्मिक विश्वास की संकीर्ण व्याख्या पर आधारित होती है, ठीक है ना। जो व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के बीच में घृणा पैदा कर देती है वही है हेट स्पीच। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होता है, तो हेट स्पीच से संबंध अगर हम बात करें, तो इससे संबंधित अगर कानूनों की बात करें, तो एक तो है हमारे संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपने सुना होगा आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन दोस्तों हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर वह हेट स्पीच के रूप में ले लेती है तो उसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19(2) में सभी अधिकारों को, सभी लोगों को हमने वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अगर वो किसी अन्य व्यक्तियों को या हमारे सदाचार या नैतिकता को अगर किसी प्रकार से इफेक्ट करती है तो उस पर हम तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हैं।
तो हेट स्पीच पे एक प्रतिबंध तो खुद मौलिक अधिकारों में ही दिया गया है, ठीक है। दूसरा आईपीसी, आईपीसी में आईपीसी की धारा 153 है, 153 पे स्पष्ट रूप से अगर कोई हेट स्पीच की बात कर रहा है तो हेट स्पीच यानी कोई ऐसा भाषण जो धार्मिक मान्यता या राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन है, कानून में है, संविधान में है। इसके अलावा आरपी एक्ट 1951 में दिया गया कि अगर कोई, इसमें दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति वाक अभिव्यक्ति के माध्यम से अगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता पाया गया तो उसको दोषी ठहरा सकते हैं, या कोई व्यक्ति धर्म मूलवंश जाति के आधार पर शत्रुता फैलाता है तो उसको हम निर्योग्य घोषित करते हैं। तो यही हेट स्पीच को रोकने के कई सारे कानूनी प्रोविजन है। इसके अलावा एक प्रोविजन क्या है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो ये हमारे यहाँ अभी तक हेट स्पीच को रोकने के लिए संवैधानिक कानूनी सुरक्षा की गई। हेट स्पीच का नुकसान क्या है दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात है, हेट स्पीच का सबसे बड़ा नुकसान है, अगर मैं आपको मुद्दे भाई बताऊं, उन्होंने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। हेट स्पीच का सबसे बड़ा नुकसान है आजीवन के अधिकार पर संकट। दोस्तों अगर आपको मैं बात बताऊं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें कि हमारे नेता है, कुछ भी है, नकुल शर्मा के द्वारा जो किया गया था उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जीवन संकट हुआ, उदयपुर की घटनाएं देखने को मिली। अब वो देखो, आप चाहे आपका भाषण, आपकी एक्सप्रेशन चाहे तर्क के आधार पर हो चाहे प्रूफ के आधार पर हो, लेकिन यदि आपका भाषण किसी प्रकार की नफरत पैदा कर देता है तो वो जीवन के अधिकार को सकता। आपकी एक आवाज लोगों में दंगे करवा देती है, आपकी एक आवाज अगर लोगों को दुश्मन बनवा देती है तो लोगों के अधिकार, जीवन के अधिकार भंग होता है नहीं होता। तो हेट स्पीच इसलिए बोला गया कि आर्टिकल 19 में आपको जो स्पीच का अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 21 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए आर्टिकल 19(1) के सेकंड पार्ट में इस पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रीय एकता के लिए। अब हेट अगर ऐसी बात नहीं, जैसे मान लें कोई विधायक है, नेता, आजकल आपको पता है नेताओं पे बहुत ज्यादा केस लग रहे हैं, आप एक आध दो केस करंट से लिख सकते हैं उनका एग्जाम्पल। बहुत सारे नेताओं पे केस लग रहे हैं, वो ऐसा भाषण देते हैं जिससे दंगे फैल जाते हैं, वो ऐसा भाषण देते हैं जिससे हो सकता है समाज से किसी वर्ग को बहुत बुरी बात लग जाए तो वो उसके विरुद्ध में गतिविधि का बढ़ावा दे दे, इससे देश की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता का खतरा होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन चीजों की बात होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इससे धार्मिक ध्रुवीकरण, आप किसी एक धर्म के पक्ष में बोल जाए, दूसरे धर्म का उल्लंघन कर दे, और ये विशेषकर हमको मिलता है चुनावी दौरान। अभी चुनावी दौरान चल रहा है, लोग कुछ भी बोल करके लोकप्रिय हो जाते हैं, इसलिए। इसके अलावा ये खुद लोकतंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों हेट स्पीच से जो अल्पसंख्यक समूह है वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि जैसे बोलता कौन है, प्रभाव किस पे आता है, उसका झेलना किस पे पड़ता है। तो जो आप नुपुर शर्मा वाला जो मामला है, या उसके अलावा उदयपुर में जो घटनाएं हुई, हालांकि उनका मुद्दा अलग था, क्या था वो हम नहीं देखे, लेकिन उनके स्टेटमेंट से कितनी बड़ी नकारात्मकता फैल गई थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कानून के माध्यम से। तो हेट स्पीच से जीवन के अधिकार, फंडामेंटल राइट, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। लेकिन एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि आखिरकार हेट स्पीच आजकल बढ़ क्यों रही है, हेट स्पीच के मामले आखिरकार इतना क्यों बढ़ रहे हैं? इसका सबसे आखिरकार, जैसे कि अभी न्यायपालिका, अभी जो एनसीईआरटी की रिपोर्ट है, इसने बोला था कि इनके मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है वो रेगुलेटेड नहीं, सोशल मीडिया रेगुलेटेड नहीं है, तो कोई व्यक्ति शाम को फेसबुक पे कुछ कमेंट करके बैठ गया, इतने में सुबह दंगा हो गया, वो व्यक्ति आराम से सो रहा है और बहुत सारे लोग वैसे ही मर गए दंगे में। तो सोशल मीडिया जब इनेक्ट, उसको रेगुलेटेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी नफरत फैला सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण का, और अभी आपको पता है सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज होने लगा है। दूसरा, लोगों में संकीर्णता का बढ़ना, अभी लोगों को विचारों में लेकर के संकीर्णता बहुत बढ़ रही है, असहिष्णुता बहुत बढ़ रही है। आजकल किसी ने कुछ बोला है, लोग उसको बिना कुछ ही वेरीफाई किए उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हेट स्पीच है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक दोस्तों लोकप्रियता के लिए,
लोग आजकल लोकप्रिय होने के लिए आपने सुना होगा कि कोई एक्टर है, कोई नेता है, कोई लीडर है, वो जब ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता तो एक ऐसा स्पीच दे देगा जिससे पॉपुलर हो जाएगा, कुछ भी स्टेटमेंट बोल देगा, ठीक है ना। तो उसके एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो वो कोई व्यक्ति लोकप्रियता के अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भी हेट स्पीच दे देता है और इसकी वजह से सामाजिक व्यवस्था है वो खराब हो जाती है। इन कारणों की वजह से ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। अब इनकी समस्याएं और क्या है इसमें, हेट स्पीच से चुनौती अगर बात करें, हेट स्पीच का निपटान करने में सबसे बड़ी चुनौती होती है दोस्तों, एक और आता है आपका आर्टिकल 19(1) और एक और आता है आपका आर्टिकल 19(2)। इन दोनों में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। आर्टिकल 19(1) ये आपको अधिकार देता है और ये आप पे प्रतिबंध लगाता है। अब दिक्कत यह है कि मान ले हेट स्पीच को आपने डिफाइन किया नहीं, अगर विपक्ष सरकार की आलोचना करेगा तो सरकार उसे हेट स्पीच दे देती है, इससे विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा दी जाता है। दूसरा, अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति सरकार के विरुद्ध में बोलता है तो सरकार उसे हेट स्पीच दे देती है, तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा देता है। तो हेट स्पीच के नाम पर हम किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा देते हैं। अब समस्या ये कि यदि हम हेट स्पीच को प्रतिबंध नहीं करें तो भी दिक्कत, और प्रतिबंध कर दें तो भी दिक्कत। इसलिए दोनों वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच में संबंध बनाए रखने के लिए इनको बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, असहमति पर अंकुश। दोस्तों हम लोकतंत्र में रहें और लोकतंत्र में असहमति बहुत जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति आप सरकार के किसी कार्य से, किसी पार्टी से, किसी नेता से या किसी चीज से अपनी असहमति व्यक्त कर रहा है तो उस असहमति को कई बार हेट स्पीच मान लिया जाता है और इससे विपक्ष को या जो विपक्ष में बोलने वाला है उसकी अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है। तो आप वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर आप एक हेट स्पीच के नाम पर व्यक्तियों के अधिकारों को ही दबा रहे, और उचित परिभाषा नहीं है। उचित परिभाषा नहीं है तो सामान्यतः है कि सरकार बोलेगी चाहे वो कुछ भी बोल, वो हेट स्पीच नहीं है, विपक्ष बोलेगा कुछ भी बोल, वो हेट स्पीच है। इसलिए इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। तो इसके मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, विधि आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विधि आयोग ने बोला कि हेट स्पीच को पहली बार तो हम अपराध की श्रेणी में लाए और आईपीसी की धारा के बजाय एक अलग से अपराध जोड़ा जाए कि हेट स्पीच स्वयं में एक क्राइम है। अभी हेट स्पीच को हम डायरेक्टली क्राइम नहीं मानते। अभी तो क्या है कि आपने कोई हेट स्पीच दिया है, उसकी वजह से कोई हिंसा भड़क गई तो आप पे हिंसा का अपराध लगेगा, हेट स्पीच का नहीं लगेगा। दूसरी बात, हमें रेगुलेटिंग उपाय अपनाने चाहिए। जैसे अगर कोई ने घृणा भड़काई है तो उसमें तुरंत एक्शन करो, और एक्शन हमेशा सुसंगता के साथ, एकरूपता के साथ और निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी दल के लोग तो कुछ भी बोल, उन पर एक्शन नहीं होगा, और विपक्ष ने एक शब्द बोल दिया उन पर एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र है वो बनाना चाहिए। एक अलग से एक सिस्टम बनाया जाए जो हेट स्पीच के मामलों पर अच्छे से कार्रवाई करे। और इसके अलावा लोगों में सांप्रदायिक दंगे को कम करने के लिए लोगों में सहानुभूति, समाज में सहिष्णुता, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर कोई व्यक्ति बोल भी देता है दूसरे लोगों को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्या फर्क पड़ा, बोल दिया और उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया, छोड़ो यार। तो लोग अगर इस तरीके से हो जाएंगे तो दंगे, हिंसा नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने बताया, हेट स्पीच का प्रसार होता है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली हथियार हो सकती है, ये बात तो आपने सुना होगा, मैंडेला ने भी बोला था। और मैंडेला कहता है कि एजुकेशन इज द पावरफुल पीपल, जो कुछ भी चेंज कर सकता है। एजुकेशन अच्छी दो, लोगों को, विचारों को अच्छा बनाओ, लोगों को समझदार बनाओ, तो अपने आप ही वो हेट स्पीच नहीं देंगे, लोग अच्छे शब्दों का चयन करेंगे। और हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने दो केस थे। एक था प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस भारत संघ माम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हेट स्पीच से संबंधित जो कानून है वो अपर्याप्त है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि न्यायालय का मानना था कि मौजूदा कानूनों को लागू होने से हेट स्पीच की समस्या काफी हद तक समाधान हो जाएगी। तो न्यायपालिका ने बोला भाई कि हेट स्पीच के जो भी कानून है पहले उनको ही अच्छे से लागू करो। इसी प्रकार श्रेया घोषाल, जो श्रेया सिंगल वाला केस था, IT एक्ट 2000 का, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी 66A की धारा है उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ टकरा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और हेट स्पीच में संतुलन बनाने की कोशिश की। इस केस में श्रेया सिंगल बाद में बोला, जो वो IT एक्ट 2000 की एक धारा है 66A, ये बोलती थी कि अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई ऐसी सूचना फैलाई जिससे कहीं ना कहीं हिंसा भड़क जाए, तो उसको हम अपराध की श्रेणी में रखेंगे। इसका मिसयूज बहुत हुआ था कि अगर कोई बेचारा कोई छोटी सी बात लिख रहा है, सरकार उसको हेट स्पीच में कन्वर्ट कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होगा,
इसलिए 66 ए की धारा को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया कि अब आप दोनों चीजें देखेंगे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है वो, और वो दूसरा उसका प्रभाव कितना है, उसी के आधार पर हम बैलेंस करते हुए देखेंगे कि इसको ये चीज माना जाए या नहीं माना जाए। अगर कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध में जनता के लिए आवाज उठा रहा है और उससे जन आंदोलन बढ़ रहा है, तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उसको हेट स्पीच में नहीं मान सकते। तो ये चीज इसलिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ करंट में रही थी इंटरनेट शटडाउन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका फैक्ट जरूर याद रखना। इंटरनेट शटडाउन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों से इंटरनेट शटडाउन को लागू करने से बचने के लिए आह्वान किया। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या होता है, जैसे हम जम्मू कश्मीर में 370 हटाया, वह लंबे टाइम तक इंटरनेट को हमने शटडाउन रखा, ठीक है ना, और इसकी वजह से बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान होता है। तो हम एक चीज जानेंगे, इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कि किसी क्षेत्र में अशांति या अस्थिरता की वजह से वहां या तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पूरी तरह समाप्त कर देना या उसकी स्पीड है उसको डाउन कर देना, ही इंटरनेट शटडाउन की स्थिति होती है। तो यूएनए क्या कह रहा है कि भाई आप अगर इंटरनेट को शटडाउन कर देंगे तो उससे यूएनए को हस्तक्षेप करना पड़ा, और यूएनए ने कहा कि इससे बड़ी मात्रा में दुष्परिणाम होते हैं। तो यूएनए ने बड़ी मात्रा में इसके दुष्परिणामों की बात करी। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ। पहला, अगर हम मुद्दे बाई मुद्दे देखेंगे कि दुष्परिणाम क्या होते हैं। पहला, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में दो अधिकार आए। एक तो आर्टिकल 19(1) में आपको विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता है, तो वो उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना आपका अधिकार है। तो इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो आपका विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता ही डाउन हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आर्टिकल 19 में ही आपको व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और बहुत सारे व्यक्ति है ओला उबेर वाले, उनके व्यवसाय इंटरनेट पर ही डिपेंड होता है, और यदि आप इंटरनेट शट डाउन कर देंगे तो उन लोगों की आजीविका ही छिन जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम और बात करें, वही वित्तीय समावेशन वाली जोड़ सकते हैं इसमें, जो आर्टिकल 21 में भी माना गया। तो इससे आर्थिक लाभ, ये बड़ी मात्रा में इनको नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं आर्थिक मुद्दे को लेकर के। दोस्तों आजकल इकोनॉमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिपेंड है, और यदि आप किसी क्षेत्र में इंटरनेट शट डाउन कर देंगे तो आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी, वहां पर आर्थिक लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, आजकल स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें आपको पता है इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, आजकल हम लैंगिक सुरक्षा इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं, वो नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है मानसिक आघात, अगर लोगों को आप एक महीना इंटरनेट मत दो, लोग पागल हो जाएंगे। तो इसलिए बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला कि इंटरनेट शटडाउन न केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे अधिकारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसने कहा कि राज्यों को कम से कम इंटरनेट शटडाउन से बचना चाहिए, कोई अन्य विकल्प ढूंढना चाहिए। आजकल क्या है, थोड़ी बहुत दंगा होगा, इंटरनेट बंद कर देंगे। अरे भाई दंगा हो गया तो ठीक है, इंटरनेट की स्पीड कम कर दो, उसको बंद तो मत करो। और भारत में इंटरनेट शटडाउन का काफी पिछले टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसने बोला एक तो राज्यों को इससे बचना चाहिए, पहली बात, अंतिम विकल्प के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाए। दूसरा, जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करें, या तो एक दिन के लिए जरूरत थी या एक महीने के लिए इंटरनेट शटडाउन रखा था, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा, कंपनियों के लिए संचार बाधा, बेचारी कंपनियों को बहुत नुकसान होता है इंटरनेट शटडाउन से, कंपनियों को नुकसान होता है, रोजगार नुकसान होता है, लोगों का रोजगार छिन जाते हैं, तो एक दिक्कत है। इसके अलावा बोला विकास एजेंसियों, क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो इंटरनेट शटडाउन के लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो हमें इंटरनेट शटडाउन से ज़्यादा बचना चाहिए, यही बात हो रही थी। और भारत में अगर बात करें तो भारत में इंटरनेट शटडाउन है वो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत, और जो रूल है 2017 के तहत इसको इंटरनेट शटडाउन को अनाउंस करने का अधिकार दिया गया है। और 2017 में कुछ नियम चेंज किए गए थे, और उसमें बोला गया कि एक बार 15 दिनों के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान है, आपातकालीन स्थिति में, सामान्य स्थिति में नहीं है। और पहले इस अधिकार को डीएम के पास था, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी तक चली गई है पावर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का रैंक अधिकारी होगा, उसी की सहमति के बाद हम इंटरनेट शटडाउन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, इंटरनेट शटडाउन का एक बार डेटा देख लेना कि भारत में कितनी बार हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद की अगर मैं बात करूं, इंटर स्टेट काउंसिल, तो इंटर स्टेट काउंसिल मैंने बताया था आर्टिकल, ये हमने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 263 में है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें करंट में क्या है वो ध्यान रखना है। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बोला कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें साल में 3 बार होनी चाहिए।
और अगर हम पढ़ा होगा, अभी हम अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ेंगे, संघवाद का आपको वीडियो मिलेगा, उसमें हम अंतर्राज्यीय परिषद उसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसकी एक कमी है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक नहीं होती, तो इसी को लेकर के लिखना है कि जैसा सजेशन दिया गया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा, वो सजेशन ये था कि 3 बार इनकी एक साल में बैठक होनी चाहिए, उसके लिए ये चीज़ जरूरी है। अंतर्राज्यीय संगठन बिल्कुल आप टेंशन मत करो, इसको हम अच्छे से, हमारा जो लेक्चर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे उसमें, और इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ेंगे। बेशक अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आर्टिकल 263 में इसका प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया जाएगा। 1988 में सरकारी आयोग के बाद पहली बार 1990 में ये बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसमें सभी राज्यों विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा संघ शासित प्रदेश, तो वहाँ के प्रशासक होते हैं, और इसमें 10 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, 6 कैबिनेट रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं, मंत्री। ये कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर है, मैं ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा। अब हम फेडरल सिस्टम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, वहाँ इसको क्यों बनाया गया था, क्यों लागू किया गया था, क्या कमी है, क्या सुधार है, क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए। अब राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन की अगर हम बात करें तो राज्यसभा थोड़ी हाईलाइट रही है, इसके बारे में चीज़ें हैं, तो देखो इसको देख लेते हैं। ये आपको पता है राज्यसभा एक स्थायी अंग है, ये हमने पढ़ रखा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों 250 है, लेकिन वर्तमान 245 है, जिनमें 238 राज्यों से और केंद्रों से आएंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके चुनाव ये है कि हर 2 साल में इसके चुनाव होते हैं, क्योंकि 1/3 सदस्य हर 2 साल में इसका पद त्याग करते हैं, इसलिए कंटिन्यू बने रहते हैं। एक साथ सारे सदस्य पद त्याग नहीं करते, इसलिए हमेशा कंटिन्यू बने रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, आप जानती है कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। और सीटों का आवंटन ध्यान रखना, हमने राज्यसभा यद्यपि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सीटों का आवंटन हमने राज्यों के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर रखा है। जबकि अमेरिका का सीनेट होता है, सीनेट हाउस है, वो भी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन वहाँ सीनेट के सदस्यों की संख्या राज्यों के आधार पर रखी गई है, ना कि जनसंख्या के आधार पर। वहाँ हर राज्य से, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, 2 व्यक्ति 2 सीनेटर चुन के आएंगे। जबकि हमारे यहाँ यूपी से 31 जाते हैं तो सिक्किम से 1 जाता है, इक्वल नहीं है। और आपको पता है चुनाव के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत, दोस्तों इस पद्धति को पढ़ लो एक बार बस। इस पद्धति के बारे में हम जब राष्ट्रपति के इलेक्शन पढ़ेंगे, राज्यसभा के इलेक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ अच्छे से आपको बताया जाएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पद्धति के माध्यम से होता है, वो हम बताएंगे क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव खुले मतपत्रों की व्यवस्था होती है, यानी कि ओपन होता है। और ओपन का मतलब है कि जब राज्यसभा के सदस्यों को जो वोटिंग करने जाते हैं विधायक, ओपन इसलिए कि विधायक दल का एक नेता नियुक्त किया जाता है, तो सारे विधायकों को नहीं, जैसे कोई बीजेपी का कैंडिडेट है तो बीजेपी का एक नेता नियुक्त होगा, उसे भी बोलेंगे व्हिप, तो उसे एजेंट भी बोलते हैं। तो जब मैं मान लो बीजेपी कोई कैंडिडेट वोट डालने के लिए जाएगा, उसको दिखाएगा भाई मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, मैं इसके पक्ष में वोट दे रहा हूँ, उसके बाद वो क्या करेगा, वोटिंग करेगा। इसलिए ओपन वोटिंग होती है, लेकिन वो सबको नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ उस एजेंट को ही दिखाएगा। ऑब्वियसली उससे पता लग ही जाता है कि व्यक्ति वोट कहाँ दे रहा है। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। इसमें नोटा लागू नहीं होता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हर कैंडिडेट को वोट देना पड़ता है और प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ती है, ए बी सी डी। तो पहले ए पे किसको दे रहा है, बी पे किसको दे रहा है, सी पे किसको दे रहा है। तो वोट तो आपको सभी कैंडिडेटों को देना पड़ेगा, लेकिन पहले नंबर पे आप किसको दे रहा है वो इम्पोर्टेंट। और यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपने दल के प्रतिनिधियों को मत नहीं देता है तो दल बदल कानून के लिए अयोग्य नहीं होगा। इसमें यह है कि अगर वो अपने एजेंट या विप का उल्लंघन भी कर दे वोटिंग डालते टाइम, तो दल बदल कानून उस पर लागू नहीं होगा, वो निर्योग्य घोषित नहीं होगा। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हम विस्तार से इनकी व्याख्या करेंगे, आप छोड़ो, इनको टेंशन मत करना। इसके अलावा अगला टॉपिक क्या है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। दोस्तों भारत में चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया गया। जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे, रजिस्टर्ड थे लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं थी, उनको हटा दिया गया है। और ये सारा काम क्या, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो आरपीए एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाए गए। एडीआर एक एसोसिएशन है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया कि 2019-20 में केवल 8.23% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। अब मान्यता 2 प्रकार की होती है, एक राष्ट्रीय दल के रूप में और एक क्षेत्रीय दल के रूप में। दोस्तों रजिस्ट्रेशन तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय और राजनीतिक दल के रूप में आपको क्या है कि एक निश्चित चीज़ों का कोटा या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के आपको राष्ट्रीय और राजनीतिक दल की मान्यता मिलती है।
ठीक है ना। और ये भी हम जब हमारे पॉलिटी के नोट्स पढ़ेंगे वहाँ हमने बता रखा है, इसलिए हम ज़्यादा विस्तार से नहीं करेंगे। वहाँ पर हमने बताया कि कैसे किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है, किसको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिलती है और कब मिलती है। तो बहुत सारे दल हैं जो ना जिनको मान्यता तो प्राप्त नहीं थी, लेकिन जब उनका वार्षिक डेटा किया गया था, वार्षिक ऑडिट उनका किया गया था, तो बताया गया कि ये राजनीतिक दल वार्षिक अंशदान रिपोर्ट के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। वही मतलब इतने थे कुल मिलाकर के एरिया। ये कहना चाह रहा है कि 2019-20 में केवल 8.23% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की वार्षिक ऑडिट हुई थी। आप समझ सकते हैं कि जबकि होनी चाहिए 100 की, लेकिन हो कितनी रही है 8.23 की। तो इनमें बहुत सारी दिक्कत ये थी कि जो गैर मान्यता प्राप्त दल है, ये दल तो बन जाते हैं लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का, उसको फॉलो अप नहीं करते, इसलिए 1 से 11 दलों को चुनाव आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया। और ध्यान रखना, पंजीकरण को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और तो उसमें कुछ है नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक था दल बदल कानून, ये हमने अच्छे से पढ़ा रखा है। इसमें ये महाराष्ट्र की वजह से हाईलाइट रहा था, बाकी बात तो इसकी हुई है दल बदल कानून की, हमने आपको सब बता रखा है इसमें दल बदल कानून में, ठीक है ना। दल बदल कानून का टॉपिक आपको बता रखा है, बस इसमें ये एग्जाम्पल ले लेना आप थोड़ा सा, ये वाला कि हाल ही महाराष्ट्र में इसको देखा गया था। बाकी ये सारी चीज़ हमने आपको पहले से बता रखी। आप वीडियो देख लेना, दल बदल कानून का पॉलिटी का वीडियो है, उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में से चुनाव लड़ना, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला कि अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है तो हमें उसको रोकने का काम करना चाहिए, क्योंकि 2 क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, 2 जगह जीत जाता है, एक जगह से उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, और इसी स्थिति में दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो पहले तो ये था कि कोई व्यक्ति 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है। 1993 में सरकार ने इसको चेंज कर दिया कि अब कहा कि कोई व्यक्ति 2 क्षेत्रों में ही चुनाव लड़ सकता है, ये बात बोला गया। लेकिन वो भी गलत बात है, इसलिए चुनाव आयोग बोल रहा है कि हमें आरपी एक्ट में नया चेंज करना पड़ेगा ताकि इसको भी हम रोक सकें, क्योंकि आयोग के अनुसार बोला गया कि जब हम दोबारा कोई व्यक्ति 2 क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है तो हमें उपचुनाव करवाने पड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए हमें 2 क्षेत्रों में लड़ने वाले चुनाव को भी रोकने पर थोड़ा सा काम करना होगा। दिनेश गोस्वामी समिति की अगर बात करें तो चुनाव आयोग के सुधार से संबंधित है, चुनाव से सुधार से संबंधित जो कमेटी है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। और इसके अलावा विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में भी बोला गया कि एक उम्मीदवार को केवल एक क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। कुल मिला के है कि चुनाव कोई व्यक्ति कई क्षेत्रों से लड़ता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, जनता के साथ भी खिलवाड़ होता है, लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ होता है। तो उनको रोकने के लिए अब चुनाव आयोग सोच रहा है कि क्यों ना हमें कुछ ऐसा चेंजेस करना चाहिए ताकि इसको रोक सके। और ये चेंजेस होगा दोस्तों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कौन करेगी? संसद। और संसद में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ें, क्योंकि पता नहीं, डर कई बार हमें लगे कि उस क्षेत्र से हम हार सकते हैं, तो वो कभी इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट तो की है कि ऐसा हमें करना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला कि एक कैंडिडेट एक क्षेत्र से ही चुनाव लड़े। विधि आयोग की 170 रिपोर्ट ने बोला कि एक कैंडिडेट एक क्षेत्र से ही चुनाव लड़े। इसके अलावा जो हमारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) क्या कह सकती है? 33(7) यह कहती है कि एक व्यक्ति है, एक उम्मीदवार है, अधिकतम 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों 1996 से पहले 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति थी। 1996 में इसको संशोधन करके 2 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। यूपीएससी प्री क्वेश्चन पूछा गया, शायद 2021 में देखना है, 2020 के पेपर में देखना, यही से स्टेटमेंट आया था कि उसमें दिया गया था 3 जगह, 3 क्षेत्र, जबकि कितना है अभी 2। वो स्टेटमेंट गलत हो गया था। चिंता तो ये है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अगर हम संशोधन करेंगे तो वो कौन करेगा? वो ऑब्वियसली कौन करेगा? सांसद के सदस्य तो आसानी से करेंगे नहीं, सरकार को उस पर दबाव पड़ेगा। अगर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से सीट खाली है, आम चुनाव के तुरंत बाद उपचुनाव प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। तो ये भी इससे जुड़ी हुई चुनौती है कि यदि हम दोबारा चुनाव करवाते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होता है। तो उससे कॉमन सा नुकसान है कि एक तो हमारा अनावश्यक खर्चा बढ़ता है, दूसरा उस क्षेत्र से उस सीट से अगर हम चुनाव करवाएंगे तो जो लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुनाव जीत के भेजा था और वो उनका प्रतिनिधि त्याग पत्र दे दें तो लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होता है, लोकतंत्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा एक छोटा सा ये देखा हुआ है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये क्या है? ये दोस्तों एक
क्या बनाया कि सभी विधि निकाय नाग क्या होता है कि जितने भी हमारे विधि निकाय, चाहे वो विधानमंडल है चाहे संसद है, उनके जो भी डेटा है, जो भी कानून है, वो सभी इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे। और इसमें ई विधान को पुनः नामित किया गया है और संसदीय कार्य मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी हितधारक, चाहे वो कानून बनाने वाला है, चाहे कानून में सजेशन देने वाला है, चाहे कानून है, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया ताकि हमारे पास डेटा अवेलेबल हो और उस डेटा का हम विश्लेषण कर सकें। ठीक है, ये चीजें थी, जबरदस्त कानून बता दिया हमने आपको। इसके अलावा एक और है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021। दोस्तों जब भी कोई रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के बारे में हमेशा आपको देखना है एक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है। तो दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्था है प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग। इसके द्वारा 2019 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण कार्यक्रम आकलन इसका गठन किया गया था और इसी गठन के द्वारा जो ये गठन किया गया था, इसके द्वारा जो ई गवर्नेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों का इसमें विश्लेषण किया जाता है कि मंत्रालय कितनी अच्छे से सुविधाएं दे रहा है, सरकार कितनी अच्छे से दे रही है, यूनियन टेरिटरी कितनी अच्छे से दे रही है। उसकी रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आईसीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो नागरिकों को सेवाएं दी जा रही है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छी दे रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री अच्छी दे रहा है, कौन सा स्टेट अच्छा दे रहा है, उनका विश्लेषण करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसलिए 2019 में रिपोर्ट आई थी, अब 2021 में आई है क्योंकि 2 साल में एक बार आती है। 2019 से 2021 में अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट ने बोला है कि ई सेवा यानी कि ई गवर्नेंस है उसमें वृद्धि हुई है, प्लेटफॉर्मों में वृद्धि हुई है। सभी राज्यों में केरल सबसे महत्वपूर्ण टॉप पर है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मेघालय और नागालैंड है और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य करें चयन के हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिंग स्थिति में है। इन्होंने ई गवर्नेंस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई है। जम्मू कश्मीर को आपको पता है कि अभी हम नई चीज़ें लॉन्च की हमने जम्मू कश्मीर में। केरल शुरू से टॉप रहता है और नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ी क्षेत्रों के राज्य हैं उसमें आपको पता है मेघालय और नागालैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। और इस सिफारिश ने बोला कि हमें एसडीजी के टारगेटों को प्राप्त करना है, गवर्नेंस की स्थापना करनी है, सुरक्षा के मापदंड है, इन सभी के लिए हमें नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। हम ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्विस तो दे रहे हैं, जैसे डीबीटी। डीबीटी तो क्या है, ई गवर्नेंस का एक पार्ट है। पहले लोगों के पास पैसे जाते थे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड जाएगा, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड जाएगा, फिर उससे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाता था, फिर तहसील में जाता था, उसके बाद गांव में जाता था, फिर सरपंच लोगों को पैसा देता था। पहले ये सिस्टम था। इतने में बीच में खाते खाते वो पैसा थोड़ा सा हो जाता था। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट एक क्लिक किया, सारे अकाउंटों में पैसे चला जाए। लेकिन दोस्तों डीबीटी आया है लेकिन इसका फ्रॉड भी बहुत होने लग गया है। साइबर क्राइम बहुत बड़ा हो गया है। आजकल लोगों क्या होते हैं, किसी दूसरे का आधार कार्ड लेकर के दूसरा अपना अकाउंट दे देते हैं और पैसा उस व्यक्ति का जाने की बजाय दूसरे के व्यक्ति के पास चला जाता है। तो साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए यदि हमें ई गवर्नेंस पे जाना है तो हमें सुरक्षा और निष्ठा दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब हमने पॉलिटी पार्ट जून 2022 का कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में से ही पढ़ लेंगे, कुछ करंट में रही है वो आपको बता दी गई है। अगला हमारा टॉपिक होगा आईआर को लेकर के। तो आईआर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, अब देखो यहाँ डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे हम, तो डब्ल्यूटीओ में करंट की एक आध चीज़ आएगी। ये डब्ल्यूटीओ का करंट क्या था, सिर्फ ये था, ये करंट है। आप बोलते हैं कि सर करंट कुछ नहीं, ये करंट है और इस करंट के कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुए, ये करंट है। बाकी पूरा डब्ल्यूटीओ है, ये पूरा डब्ल्यूटीओ है वो क्या है, पुराना है। डब्ल्यूटीओ तो 1995 में आया था, तो इसके मुद्दे, इसके समझौते सब पुराने। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें लिखें, क्वेश्चनों पे ध्यान दें, अच्छे से इनका अनुपालन करें। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताया गया, उसको जरूर लिखें। तो इसी के साथ ये वीडियो आपका यही समाप्त होता है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।